हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मिथाइलजैंथीन के बारे में अपने डिस्कशन किया था, जिसपे हम लोगों ने उसके बहुत सारे ड्रग्स के नाम पढ़े थे। उन सारे ड्रग्स में से हमें थियोफाइलिन के बारे में डिटेल में जानकारी रखनी है। थियोफाइलिन एग्जाम्स के अंदर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो हमको इसके बारे में अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। जो अपना थियोफाइलिन है वो 3 टाइप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है, लेकिन हमको ब्रोंकोडायलेटर एक्शन जो होता है वो 2 ही मैकेनिज्म के थ्रू मिलता है, और जो तीसरा मैकेनिज्म है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जब होती है, शो करनी होती है, तब हमको देखने को मिलता है। जो अपना थियोफाइलिन है वो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है। जब फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो अपना साइक्लिक एमपी का जो है मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा। जब साइक्लिक एमपी का मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा तो अपना जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो वो रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहेंगे, यानी कि ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका कि जो अपना थियोफाइलिन है वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है? तो जो अपना थियोफाइलिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एडिनोसिन को रिजेंबल करता है, तो वो जाके एडिनोसिन के रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। तो जो एक्चुअल एडिनोसिन है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, थियोफाइलिन जाके खुद बाइंड कर जाता है। और जो अपना एडिनोसिन है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो जब एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक हो गए तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रुक जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगा। जब हम लोग थियोफाइलिन को लो डोज में देंगे तो एक एंजाइम इंड्यूस करेगा जिसका नाम है हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम कहां सीक्रेट करेगा? वो मास्ट सेल के अंदर इस एंजाइम को सीक्रेट करेगा, और ये एंजाइम क्या करवाएगा, डीएसिटाइलेशन करवाएगा। किसका? हिस्टोन प्रोटीन का। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन का? हिस्टोन 3 प्रोटीन का। अगर हिस्टोन 3 प्रोटीन का डीएसिटाइलेशन हो रहा है, अल्टीमेटली कि डीएनए का डीएसिटाइलेशन हो रहा है, और जब डीएनए का डीएसिटाइलेशन होगा तो डीएनए का जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, और डीएनए का एक्सप्रेशन रिड्यूस होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि इन्फ्लेमेशन रुक जाएगा। लेकिन जो अपना ये एक्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी वाला, वो जब हम लोग थियोफाइलिन को लो डोज में यूज करेंगे तभी बस शो होगा। अगर इसको हम लोग हाई डोज के अंदर यूज करेंगे तो ब्रोंकोडायलेटर वाले दोनों एक्शन शो होंगे, यानी कि हम लोगों को डोज पे फोकस करना है। अगर हम लोग लो डोज पे देंगे इसको तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी शो होगी, लेकिन इसको अगर हम लोग हाई डोज में देंगे तो ब्रोंकोडायलेटर वाली प्रॉपर्टी शो होगी। अब आइए हम लोग इसके इंडिकेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रोंकियल एस्मा है, पढ़ ही रहे हैं, तो ब्रोंकियल एस्मा के अंदर तो हम लोग देंगे क्योंकि इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी है। सीओपीडी के अंदर भी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। थर्ड इंडिकेशन है एपनी ऑफ न्यूबॉर्न। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ऐसा हो जाता है कि एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि जब वो सांस नहीं ले पा रहे हो, जैसे जन्म हुआ उनका तो वो सांस नहीं ले पा रहे हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग थियोफाइलिन को या फिर हम लोग अमीनोफाइलिन को भी यूज कर सकते हैं। अगर थियोफाइलिन को देंगे तो ओरल रूट के थ्रू देंगे, और अमीनोफाइलिन को देंगे तो हम लोग आईवी रूट के थ्रू देंगे, लेकिन मोस्टली प्रेफर करते हैं हम लोग अमीनोफाइलिन को। इसको देने से क्या होता है? इसको देने से साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। और जब साइक्लिक एमपी के लेवल बढ़ता है तो जो अपना डायफ्राम है, डायफ्राम में कौन सी मसल है? डायफ्राम एक टाइप ऑफ स्केलेटल मसल है, तो डायफ्राम के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो हम लोगों ने याद करो जो रिलैक्सेशन वाली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे, कि वो ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स करता है, तो ब्रोंक्यूल्स में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो स्मूथ मसल्स के अंदर जब भी साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा तो वहां पे रिलैक्सेशन होता है, लेकिन जब स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल्स के अंदर जब साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में ही ये एडिनोसिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है सीएनएस के अंदर। और जब एडिनोसिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे सीएनएस के अंदर तो अपना रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे जो अपना फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, और एपनिया जो है न्यूबॉर्न का वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन आज के दिन पे अब हम लोग ये थियोफाइलिन अमीनोफाइलिन का यूज उतना नहीं करते हैं, डायरेक्टली वेंटिलेटर्स का यूज किया जाता है एपनिया ऑफ न्यूबॉर्न के ट्रीटमेंट के अंदर। आइए इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना थियोफाइलिन है वो ओरली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हाईली लिपिड सॉल्युबल है, तो ये अपना ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस कर जाएगा और सीएनएस के अंदर भी अपने साइड इफेक्ट शो करेगा। सीएनएस के अंदर क्या करता है, वो
एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है वो एडिनोसिन के जैसे ही है। तो वो एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो अपने सीएनएस सेंटर्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब इसके मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो एक एंजाइम है लीवर के अंदर CYP1A2 एंजाइम, जो कि इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। लेकिन जो अपना CYP1A2 एंजाइम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब भी अगर थियोफाइलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम उतने अवेलेबल नहीं है। तो जब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा थियोफाइलिन, और उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी। जो अपना थियोफाइलिन है उसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स है वो नैरो है। अगर इसके प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लेवल की बात करूं तो 5 to 15 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ ब्लड ये हो सकता है। इससे ज्यादा अगर हम लोग देंगे तो टॉक्सिसिटी शो करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मॉनिटरिंग की जरूरत है अगर हम लोग थियोफाइलिन को यूज कर रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो क्योंकि अगर इसका जो लेवल है 15 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी वाले एक्शन शो करने लगेगा। अब आइए हम लोग थियोफाइलिन के ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग थियोफाइलिन को ऐसे ड्रग्स के साथ दे रहे हैं जो कि CYP1A2 एंजाइम का लेवल बढ़ाएंगे, यानी कि लीवर एंजाइम के इंड्यूसर हैं, वो इसके मेटाबॉलिज्म को और फास्ट कर देंगे, जिस वजह से थेरेपेटिक फेलियर देखने को मिलेगा। क्यों थेरेपेटिक फेलियर इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने तो ड्रग को दिया था ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन साथ साथ में हम लोग ऐसे ड्रग दे रहे हैं जो कि इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं अपने एंजाइम को बढ़ा के। तो जो अपना थियोफाइलिन है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वो अपना पूरा एक्शन शो नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए था। कौन कौन से ड्रग हैं जो कि लीवर एंजाइम के इंड्यूसर हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, फिनेटोइन हो गया, या फिर एल्कोहल अगर कोई लंबे समय से ले रहा है और स्मोकिंग जो है लंबे समय से कर रहा है तो उसके अंदर भी लीवर एंजाइम जो है अपना CYP1A2 एंजाइम वो भी इंड्यूस फॉर्म में रहता है, यानी कि वो ज्यादा अमाउंट के अंदर रहता है। अगर हम लोग ऐसे ड्रग्स दे रहे हैं जो कि लीवर एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, यानी कि CYP1A2 एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, तो अगर ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो स्लो हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर क्रोनिक लीवर डिसीज के केस में हम लोग थियोफाइलिन को देंगे तो क्रोनिक लीवर डिसीज के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि जो अपना एंजाइम है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है पहले से कम रहता है, और हम लोग अगर थियोफाइलिन को देंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो हैम्पर हो जाएगा, जिस वजह से उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग ऐसे ड्रग्स दे रहे हैं जो कि हार्ट में प्रेजेंट एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं और साथ साथ में जो अपना थियोफाइलिन भी दे रहे हैं, और थियोफाइलिन भी क्या करता है, एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट के अंदर क्या होगा कि स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि हार्ट रेट बढ़ जाएगी, नोड जो होंगे ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट की बात करूं तो अगर इसको हाई डोज में देंगे तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है नोजिया और वॉमिटिंग। जो अपना थियोफाइलिन है फॉस्फोडाइस्टर एंजाइम को क्या करता है, ब्लॉक करता है, तो साइक्लिक एमबी का लेवल बढ़ता है, और जब साइक्लिक एमबी का लेवल बढ़ता है तो हाइपरग्लाइसीमिया, लीवर के अंदर साइक्लिक एमबी बढ़ेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जैसे प्रोसेस इंड्यूस हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स को साइक्लिक एमबी क्या करता है, डायलेट करता है, जिस वजह से बीपी जो होगा वो फॉल हो जाएगा, और कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से ट्रेमर्स और एरिथमिया जैसे एक्शंस देखने को मिलेंगे। एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके जो अपना थियोफाइलिन है वो सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, जिस वजह से इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और सीजर्स जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। किडनी के अंदर एडिनोसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, जिस वजह से क्या होगा कि एफरेंट आर्टरियोल के अंदर रिलैक्सेशन होगा, और उसके अंदर रिलैक्सेशन होने की वजह से जीएफआर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ेगा तो डाययूरेसिस देखने को मिलेगा। लास्ट में हम लोग इसके टॉक्सिसिटी मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। जब टॉक्सिसिटी हो जाएगी थियोफाइलिन की तो अपना हार्ट रेट बढ़ जाएगा, यानी कि एरिथमिया जैसे कंडीशन देखने को मिलेगी, और हार्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा। तो हार्ट को सप्रेस करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर में मोस्ट प्रेफर्ड बीटा ब्लॉकर कौन सा रहेगा, अपना एस्मोलोल, जो कि हार्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। यहाँ पे सीएनएस भी अपना स्टिमुलेट हो रहा था थियोफाइलिन की वजह से, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स, लोराजेपाम और डायजेपाम जैसे ड्रग्स का यूज करेंगे, जो कि अपने सीएनएस को इनहिबिट करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसकी टॉक्सिसिटी को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियोस मिस ना हो, और आप इन वीडियोस को अपने कॉलेज ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इन वीडियोस का जो बेनिफिट है पहुंच सके। इन वीडियोस की नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल MedMonk21 को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।